नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं खबर तो समझिए। जुलाई के अंतिम दिन जेडीयू ने अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया। ललन सिंह के हाथों में पार्टी ने कमान सौंप दी। ललन सिंह ने पार्टी की मजबूती को लेकर काम करने की बात कही तो नीतीश कुमार ने साफ किया कि अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में कोई विवाद नहीं है। वहीं इन सब के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता दिया, जिससे सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। शनिवार को बिहार की सियासी सरगर्मी दिल्ली में दिखी। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह को पार्टी का नया अध्यक्ष चुन लिया गया। दिल्ली से लेकर पटना तक कार्यकर्ताओं में इसको लेकर जोश दिखा। पार्टी की कमान संभालने के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने न्यूज 18 से बात की और कहा कि पार्टी की मजबूती उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि वो पुराने साथियों को साथ लाएंगे, साथ ही नई पीढ़ी के साथ तालमेल बढ़ाएंगे। उन्होंने हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखी है। पार्टी के संगठन को हर बूथ तक, हर घर तक पहुंचा देना और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का 15.5 वर्षों में जो किया गया काम है उसकी चर्चा हर घर में करा देना। बीते कुछ दिनों से जेडीयू में खींचतान को लेकर कयास जारी है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने साफ किया है कि अध्यक्ष को लेकर पार्टी में कोई विवाद नहीं है। ललन सिंह सबकी पसंद है और उनके नेतृत्व में पार्टी अच्छा करेगी। वहीं तीसरे मोर्चे के सवाल पर नीतीश कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया। ये तो उन्हीं का प्रस्ताव है ना, इसलिए उसमें क्या, और किसी में पार्टी को जरा सा भी कोई एतराज नहीं, आपत्ति नहीं। हम उनको बनाए तो कोई थोड़ी एतराज किया। आगे की राजनीतिक कोई समीकरण या तीसरे मोर्चे आदि के नजरिए से इस मुलाकात को देखा जा रहा है सर? इन सब चीजों का कोई खास नहीं। इधर एक बार फिर से नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया है। उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर नीतीश कुमार की पहल का हवाला दिया और कहा कि इस मुद्दे को पूरे देश में वो लीड कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने ये भी कहा कि उनका सपना है कि जेडीयू बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बने। पीएम मटेरियल आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी तो पीएम ही हैं, बाकी कई लोग पीएम मटेरियल हैं, जिसमें नीतीश कुमार भी एक पीएम मटेरियल हैं। पार्टी नए नेतृत्व में नए सिरे से काम करेगी। फिलहाल जेडीयू बीजेपी के साथ गठबंधन में है। नीतीश कुमार खुद पीएम मटेरियल की बात को खारिज कर चुके हैं। एक बार फिर से तीसरे मोर्चे को लेकर पूछे गए सवाल को भी टाल गए। ऐसे में सवाल है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा के बयान का मतलब क्या है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ दिल्ली से अमितेश कुमार की रिपोर्ट। अब इस खबर को समझिए। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया है और जीतन राम मांझी ने भी पिछले कुछ दिनों में नीतीश कुमार को बताया था पीएम मटेरियल। कुशवाहा के बयान से एक बार फिर से बिहार में सियासी पारा चढ़ गया है। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद कई बार बीजेपी जेडीयू के रिश्तों में तल्खी दिखी है। जेडीयू 43 सीट के साथ तीसरे नंबर की पार्टी बनी थी। बीजेपी केंद्र नेतृत्व की दखल से नीतीश कुमार सीएम बने। कई ऐसे मौके आए जब दोनों दलों के नेताओं के बीच गतिरोध के हालात बने। 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान नीतीश ने भी खुद को बताया था पीएम कैंडिडेट। उस चुनाव में जेडीयू को केवल 2 लोकसभा सीटें आई थी। सबसे बड़ी बात कि बिहार में जातीय जनगणना पर विपक्ष के साथ है जेडीयू। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। पटना में एलजेपी की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज ने चिराग पासवान पर जमकर हमला बोला। प्रिंस ने कहा कि चिराग गलत सलाहकार के चक्कर में पड़ गए हैं, लेकिन एलजेपी अपनी पुरानी विचारधारा पर कायम है और इसी का नतीजा है कि जो पुराने साथी पार्टी छोड़कर चले गए थे वो अब वापसी कर रहे हैं। पार्टी की बैठक में संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। साथ ही पूर्व मंत्री हेमराज सिंह को पार्टी में शामिल कराया। प्रिंस राज ने यह भी कहा कि गरीबों के हित के लिए जाने जाने वाले सभी फैसलों का पार्टी समर्थन करती है। किस चीज़ का समर्थन लेने के लिए गए हैं आपका जो रवैया रहता था, आपके पार्टी में जिस तरीके का जो घटना हुआ, आप उसकी समीक्षा नहीं कर रहे हैं, आप उस पर मंथन नहीं कर रहे हैं, क्यों हुआ है? आप भीड़ लेके निकले हैं। मार्केट में तो भीड़ कहीं भी लग जाती है, लेकिन मैं उनको फिर भी एक सलाह दूंगा कि कृपया करके वो मंथन करें और वो सोचें कि पार्टी में ऐसा क्या हुआ, इसे क्या चूक हुई उनसे कि भाई इस पार्टी को इस तरह के निर्णय लेने पड़ी। आप छोटे हैं, लक्षण की भूमिका निभाएंगे, उन्हें गले लगाएंगे।
देखिए, छोटे हैं वो, मेरे बड़े भाई हैं, हमेशा बड़े रहेंगे, लेकिन उनको भी बड़े भाई होने का कर्तव्य निभाना पड़ेगा। जितने भी फाउंडर मेंबर्स थे और उस वक्त के जितने भी साथी थे जो पार्टी छोड़ के जा चुके थे, वो सभी के सभी साथी आज आप लोग मीटिंग में उपस्थित थे। आपने देखा होगा जितने भी नाराज़ होकर चले गए थे चुनाव के वक्त, वो नाराज़गी लाजमी नाराज़गी थी, उनकी जेन्युइन नाराज़गी थी, और वो सभी कोई वापस आ गए हैं, तो निश्चित पार्टी को मजबूती मिल रही है। खबर को समझिए कि अभी उनके भाई और पहले उनके चाचा क्या कह रहे हैं। एलजेपी में टूट के बाद पहली बार प्रिंस राज पटना पहुंचे थे और पारस गुटवाली एलजेपी और दलित सेना के साथ बैठक की। पारस ने प्रिंस को एलजेपी बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और पहले पारस और अब प्रिंस ने चिराग के खिलाफ बयान दिया। चिराग पासवान ने एनडीए से बाहर विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया और पार्टी नेताओं के समझाने के बाद भी चिराग जेडीयू के खिलाफ गए। नीतीश कुमार के खिलाफ विधानसभा चुनाव के दौरान गलत बयान दिया। पार्टी के नेताओं को दरकिनार कर दूसरे के बहकावे में गलत नीति अपनाई। अब प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं। ये पहला मौका है कि चिराग के खिलाफ प्रिंस राज ने मीडिया के सामने बयान दिया है। और अब बात जज उत्तम आनंद हत्याकांड की। जज उत्तम आनंद हत्याकांड की सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, लेकिन अब इसे लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने कहा कि विपक्ष के दबाव और कोर्ट के आदेश से मजबूर होकर सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की है। धनबाद में जज उत्तम आनंद हत्याकांड की गुत्थी अब सीबीआई सुलझाएगी। राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की है। माना जा रहा है कि एक हफ्ते के भीतर सीबीआई को लेकर इसे निर्देश मिल सकते हैं, लेकिन अब सीबीआई जांच की सिफारिश को लेकर झारखंड में राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी ने कहा कि विपक्ष के दबाव और कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की है। और जज साहब की जो हत्या हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो टिप्पणी है वह इस राज्य की शासन व्यवस्था और कानून व्यवस्था की कलई खोलने वाला है, कलई खोलने वाला। झारखंड की आवाम, झारखंड की जनता की आवाज, भारतीय जनता पार्टी की सशक्त विपक्ष की भूमिका और न्यायपालिका का निर्देश के बाद सीबीआई की जांच करने का आदेश। बीजेपी ने राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। साथ ही जज हत्याकांड की तर्ज पर रूपा तिर्की मामले की भी सीबीआई जांच की मांग की गई है, जिस पर सत्ताधारी दलों ने पलटवार किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब भारतीय कंफ्यूज्ड पार्टी हो गई है। पहले तो वो जज साहब की हत्या के बाद उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं और जब मुख्यमंत्री जी अनुशंसा कर देते हैं तब उसका तुलनात्मक अध्ययन करके और अनर्गल बयानबाजी करने में लगे हुए हैं। विपक्षी दल के लोग साथ आए, सरकार चलाने में मदद करें, लेकिन पूर्वाग्रह से ग्रसित कुंठित विचारधारा के लोग हैं। मुझे उम्मीद नहीं है कि इस तरह की कोई काम करेंगे। बेहतर काम सरकार करती है तो निश्चित। 28 जुलाई को जज उत्तम आनंद मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, तभी एक ऑटो पीछे से आकर टक्कर मारकर भाग गया, जिसके बाद गंभीर हालत में घायल जज की इलाज के दौरान मौत हो गई। लेकिन जज उत्तम आनंद मौत मामले में साजिश की आशंका जताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज से साजिश की आशंका को बल मिल सकता है, जिसके बाद आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या का मामला दर्ज किया गया। वहीं जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया, जिसके बाद एसआईटी ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया था। साथ ही पुलिस ने गिरिडीह से ऑटो चालक और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया। इतना ही नहीं, पुलिस ने जिस ऑटो से जज को टक्कर मारी गई थी, उस ऑटो के मालिक रामदेव लोहार को भी पाथरडीह जंगल से गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं एसएसपी ने कार्य में लापरवाही बरतने और ऑटो मालिक की गिरफ्तारी में नाकाम रहने पर पाथरडीह थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया है। धनबाद से संजय गुप्ता के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। अब इस खबर को समझिए। सीबीआई जांच की अनुशंसा पर सियासत झारखंड की गर्व है। 28 जुलाई को मॉर्निंग वॉक के दौरान जज को एक ऑटो ने
टक्कर मार दी थी और गंभीर चोट की वजह से जस्टिस आनंद की मौत हो गई थी। जिस तरीके से टक्कर मारी गई थी उससे साफ था कि जानबूझकर टक्कर मारी गई है। सीसीटीवी फुटेज कई सवाल के साथ ही हत्या की आशंका को भी बल दे रहा है और जस्टिस के परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे और झारखंड हाईकोर्ट ने 29 जुलाई को मामले में संज्ञान भी लिया था। डीजीपी और धनबाद एसएसपी को भी तलब किया गया था। डीजीपी को जल्द इस मामले पर त्वरित कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए थे। हाईकोर्ट ने खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है और अब झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने मामले की जांच के लिए सीबीआई को अनुशंसा कर दी है। 1 हफ्ते के भीतर सीबीआई को इसे लेकर निर्देश मिल सकते हैं। जांच की सिफारिश को लेकर झारखंड में राजनीति शुरू हो गई है और बीजेपी ने कहा है कि विपक्ष के दबाव और कोर्ट के निर्देश का असर है कि सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर और बात करते हैं अब समस्तीपुर की। समस्तीपुर में जमीन विवाद में हिंसक झड़प हुई। इस दौरान 20 से 25 राउंड फायरिंग की गई। गोली लगने से एक लड़की भी घायल हो गई और घटना विभूतिपुर के रुपौली बुजुर्ग गांव की है, जहां हमलावरों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की और गाड़ी में आग भी लगा दी। मारपीट में कई लोग जख्मी भी हुए। घर लूट लिया सर और बंदूक से गोली मार दिया। कौन मारा है? रामकृष्ण का बेटा। क्या नाम है उसका? नाम नहीं जानते, उतना नाम नहीं ध्यान है। किसको गोली मारा है? हमको लगा पेड़ में। रिपीट बउआ घर अथी जमीन लकर बिहार सरकार बच्चा ला देना है, उजाड़ पुजाड़ करा है। कहता है भागिए छोड़िए, कहाँ जाएंगे गरीब लोग, हमको बच्चे कहे जो हम केन हो जाएंगे। जमीन विवाद क्यों होते हैं इसे समझ लीजिए कि विभूतिपुर के रुपौली बुजुर्ग की घटना तो एक ताजा उदाहरण है। पूरे प्रदेश में हर दिन जमीन के विवाद के कई मामले दर्ज होते हैं। 60% अपराध का कारण जमीन से जुड़ा होता है और ये सीएम नीतीश कुमार भी मानते हैं और सरकार अब राज्य के हर गांव की नए सिरे से सीमा तय करेगी। इस पर काम भी शुरू है और हर 3 गांव की सीमा के मिलान बिंदु पर मॉन्यूमेंट लगाया जाएगा, जिससे सीमा का पता चल पाएगा। ये मॉन्यूमेंट जमीन से 40 सेंटीमीटर ऊपर और 35 सेंटीमीटर से नीचे होगा ताकि पहचान हो सके और कई जिलों में ये काम भी शुरू कर दिया गया है। राज्य के लगभग 20 जिलों में सर्वे का काम जारी है और 15 मानकों पर प्रत्येक जिले के कार्यों का मूल्यांकन हो रहा है। इन फैसलों से जमीन से जुड़े विवाद तो कम होंगे। चले बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर और गंगा नदी के दियारा इलाके के लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। कटाव के साथ साथ बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दियारा के प्रभावित लोग सरकार से मदद मांग रहे हैं। दोनों तरफ सैलाब और बीच में बांध के ऊपर कहीं बाढ़ पीड़ितों ने फूस की कुटिया तान दी है तो कहीं पक्के मकानों पर तिरपाल लगाकर गुजारा कर रहे हैं। गंगा में बाढ़ आने की आशंका से आसपास के इलाकों में रह रहे लोगों पर खतरा मंडराने लगा है। ये नहीं कि कितना सताता है, 5 साल से मिला हुआ, हर साल जब दहाड़ आए तब टूट जाता है ये घर। हम लोग यहाँ से जाना पड़ता है, या तो सरकार दे तो अपार्टमेंट यहाँ पे बगल में है रोड पर, वहाँ पे जाते हैं, नहीं तो पीछे है कि यहाँ पुल बना हुआ है उस पे हम लोग जाते हैं। कुछ सामान तो बर्बाद इतना होता है कि समझिए नहीं कि आदमी खाए पर आफत हो जाता है। गंगा नदी तेजी से कटाव भी कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कब उनका घर गंगा में विलीन हो जाए कहा नहीं जा सकता। लगातार जलस्तर बढ़ने के कारण वहां रहने वाले लोग अपना सामान लेकर सुरक्षित ठिकानों का रुख कर रहे हैं। कखनी हम लोग के चल जाएंगे कोनो ठीक नहीं है। फिर नाव पर चाहे मट्टी पर हमको लोग के जाना पड़ेगा। अब नहीं सकान है, पैसा कौड़ी तो किराए में जाएंगे कहाँ। गंगा नदी के किनारे बसे इस इलाके के लोग हर साल घर बसाते हैं। बाढ़ और कटाव के कारण उनका घर हर साल उजड़ जाता है। पाई की कमाई आशियाने बसाने में लग जाती है, लेकिन 2 साल से कोरोना ने इनकी माली हालत खराब कर दी है। जरूरत है सरकार प्रभावित लोगों की मदद करे। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
दियारा के दर्द को समझिए। हर साल पटना से दियारा इलाके का संपर्क लगभग 4 महीने के लिए कट जाता है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दियारा के कई गांव ऐसे हैं जहां महीनों तक पानी ही पानी भरा होता है, जिससे लोग मुश्किल में फंस जाते हैं। पटना से दियारा के गांव में आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही एक सहारा बचता है, क्योंकि पीपा पुल को खोल दिया जाता है और एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए लोगों को ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि नाव वाले मनमानी करते हैं। जरूरी चीजों के लिए प्रभावित लोगों को ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं और वजह है कि वहां सामान की किल्लत होती है। हर साल बारिश के मौसम में इस तरीके की परेशानी झेलनी पड़ती है। ज्यादातर लोग अपने रिश्तेदारों को यहां शरण लेने के लिए मजबूर होते हैं। जिनका कोई नहीं है, उनके लिए बांध और सड़क ही सहारा है। समस्या तब और बढ़ जाती है जब गांव के गांव गंगा में समा जाते हैं। नए सिरे से रहने के लिए घर बनाने की मजबूरी होती है। चले बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। एक तरफ लोग बाढ़ से त्राहिमाम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ किशनगंज के बहादुरगंज में छलका बांध का बह रहा पानी लोगों को लुभा रहा है। लोगों के लिए ये पिकनिक स्पॉट बना हुआ है। बिहार में बाढ़ का पानी लोगों के लिए परेशानी बना हुआ है। कई जिलों के लोग बाढ़ से त्राहिमाम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ किशनगंज के बहादुरगंज में छलका बांध पर बह रहा पानी लोगों को लुभा रहा है। बहादुरगंज के बांसबाड़ी में छलका बांध लोगों के लिए मनोरंजन का केंद्र बना हुआ है। बड़ी संख्या में दूर दूर से आए लोग यहां पानी में वाटरफॉल का आनंद ले रहे हैं। बांध का निर्माण 10 साल पहले खेती की सिंचाई के लिए किया गया था, लेकिन लोगों को ये बांध वाटरफॉल का फील दे रहा है। जल्द ही यहाँ की खूबसूरती सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी और दूर दूर से लोग छल छल कर पानी का मजा लेने के लिए यहाँ पहुँच गए। क्या है कि फेसबुक में ये काफ़ी वायरल हो रहा था, इसीलिए आज हम लोग प्रोग्राम बना करके यह देखने के लिए आए कि इसमें हम लोग कहाँ तक क्या कर सकते हैं। स्थानीय लोगों ने इस स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग की है, ताकि लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिल सके। और 3 दिनों के बाद झारखंड में आसमान साफ नजर आया, जिससे लोगों ने राहत की सांस जरूर ली, लेकिन बारिश थमने के साथ ही बर्बादी की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। 3 दिन बाद बारिश थमी, लेकिन अब बारिश से बर्बादी की तस्वीरें सामने आने लगी है। बारिश बंद होने से राजधानी के एकलव्य सोसाइटी के लोगों ने राहत की सांस ली है। अपार्टमेंट के बेसमेंट से पानी निकाला जा रहा है। जैसे जैसे पानी कम हो रहे हैं, बेसमेंट में डूबी कारें, स्कूटी और बाइक नजर आने लगी हैं। लेकिन लोगों के चेहरे पर पिछले 3 दिनों का दर्द साफ झलक रहा है। 3 दिन हम लोग कैसे गुजारे, बयान भी हम लोग कर नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं कि हम लोग कैसे गुजारे। लाइट नहीं है, पानी नहीं है, शाम में बच्चा लोग का एग्जाम चल रहा है, कोई पढ़ाई बाधित हो रहा है, टेस्ट है आज, लेकिन लाइट नहीं है तो कैसे बच्चा लोग टेस्ट देगा। किचन में ना नाश्ता खाना कुछ नहीं बन पा रहा है पानी बिजली के कारण। 3 दिन तक अपार्टमेंट में रहने वाले 72 परिवारों की जिंदगी एक बंधक की तरह रही। ऐसे में सोसाइटी के लोगों में बिल्डर और नगर निगम को लेकर आक्रोश है। ये पानी जो जम रहा है, इसके लिए वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। अब ये पानी जो जम रहा है, इसके लिए कौन जवाबदेही लेगा? तो हम लोग ने यही कहा था कि ये पानी निकालने का कोई परमानेंट सोल्यूशन कीजिए। नगर निगम ने कहा कि हम नाली बनाएंगे, लेकिन वो पिछले 3-4 साल से बोल रहे हैं कि हम नाली बनाएंगे, तो हम लोग किसको बोलेंगे? 3 दिनों की बारिश से गिरिडीह का निमिया घाट बाजार पानी पानी नजर आ रहा है, जिससे कई दुकानों में पानी घुस गया है। वहीं डुमरी बेरमो मार्ग पर गुरु टांड पर डायवर्सन डूब गया। ये निर्णय लेनी चाहिए कि गटर की व्यवस्था की जाए, पानी निकासी कहाँ हो। अब पूरा अनुमंडल से लेकर के यहाँ तक का सारा पानी एक ही जगह इकट्ठा हो रहा है, तो भाई पानी कहाँ जाएगा? बोकारो के गोमियों के चतरोडी डैम में पेयजल आपूर्ति के लिए इंटक वेल बनाया गया था, लेकिन कोनार डैम से छोड़े गए पानी से ये इंटक वेल बह गया, जिससे कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति की समस्या खड़ी हो गई है। झारखंड में मतलब कि ऐसा बारिश पहली बार हुआ, बहुत गज के बारिश आने के कारण तो ये बना है टंकी, वो अधिक वर्षा होने के कारण, तेज बहाव के कारण ये गिर गया। वहीं गढ़वा में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाई है।
कांठी बाजार में नदी का पानी सड़कों पर आ गया, जिससे कई घर जलमग्न हो गए हैं। वहीं बारिश की वजह से अब्दुल खलीफा का घर भी ध्वस्त हो गया। रांची से संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और टोक्यो से भारत के लिए आज दो बड़ी अच्छी खबर आई है। और पहली खबर है कि भारतीय स्टार शटलर पीवी सिंधु ने इतिहास रच दिया है। वो ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेले गए मैच में चीन की जियाओ बिंगहे को केवल 52 मिनट में 21-13, 21-15 से हराया। बता दें कि सिंधु ने 2016 रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था और वर्ल्ड नंबर 7 सिंधु को इस मुकाबले को जीतने में कोई खास दिक्कत नहीं हुई और उन्होंने महज 52 मिनट में ये मुकाबला अपने नाम कर लिया। वहीं दूसरी बड़ी खबर ये है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और लिखा कि पीवी सिंधु के शानदार प्रदर्शन से हम भी सभी उत्साहित हैं। उन्हें टोक्यो 2020 में कांस्य पदक जीतने पर बधाई भी दी और वो भारत का गौरव है और हमारे सबसे उत्कृष्ट ओलंपियनों में से एक हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट किया और उन्होंने लिखा, पीवी सिंधु 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने निरंतरता, समर्पण और उत्कृष्टता का एक नया पैमाना स्थापित किया है। भारत को गौरवान्वित करने के लिए उन्हें मेरी हार्दिक बधाई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।